कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सैंपल। लिख लिया क्वेश्चंस? हाँ सर। चलो मैं हेल्प कर दूं इसको। ये पहला क्वेश्चन है। चलो देखो, क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखो एक सैंपल है, क्या चीज? एक सैंपल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सैंपल बोलने का मतलब हुआ बच्चे कि इसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और साथ ही साथ इम्प्यूरिटीज भी है। ये कितना ग्राम का? ये भी बोल दिया बच्चे कि ये 50 ग्राम का, 50 ग्राम का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सैंपल है। इसमें से बोला गया देखो, जो कि कितना, ये निकाल सकते हैं बच्चे, कितना मिली इक्विवेलेंस ऑफ HCl कितना लिया गया है? क्या बता सकते हो? बताओ। मिली इक्विवेलेंस ऑफ HCl 25। टेकन, पूरा रिएक्शन। हाँ, 25। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 हाँ, मिली 25, बिल्कुल गुड, 25। हाँ, 50 इंटू 0.5 दैट विल बी 25। अच्छा ये बता सकते हो बच्चे, ये क्या हुआ? ये देखो, कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या किया होगा? HCl से रिएक्शन किया होगा, ऐसा हुआ होगा ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड HCl से रिएक्शन किया गया है, यही HCl एक्सेस में है। और जो कुछ प्रोडक्ट बनाया, जो भी बनाया पता नहीं, हमको मतलब नहीं है। और फिर क्या किया? ये जो HCl यहाँ पर बचा रह गया ना, बचा रह गया, ये HCl क्या किया? फर्दर क्या किया? NaOH के साथ रिएक्शन। टाइट्रेट। NaOH, HCl लेफ्ट इज अगेन टाइट्रेटेड विथ NaOH और कुछ प्रोडक्ट बनाया, कुछ प्रोडक्ट बना दिया। चलो ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मिली इक्विवेलेंस ऑफ NaOH दैट इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ HCl जो लेफ्ट था, जो पहला रिएक्शंस में बचा रह गया, बोल सकते हैं ना। तो क्या बता सकते हो? मिली इक्विवेलेंस ऑफ HCl जो बचा रह गया दैट विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ NaOH। क्या मिली इक्विवेलेंस ऑफ NaOH निकाल सकते हैं? बताओ कितना जाएगा, बताओ। 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखो हाँ। 6 बचा रह गया, टोटल कितना लिया आपने? 25। हाँ। तो फर्स्ट रिएक्शंस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शंस कितना किया? 19। बता सकते हैं ना। हाँ, मिली इक्विवेलेंस ऑफ HCl यूज्ड इन स्टेप 1, पहला स्टेप में कितना यूज हुआ भाई साहब? आपने 25 लिया और 6 तो बचा रह गया, कितना हो जाएगा? 19। 19। ये 19 मिलीमोल्स HCl पहला रिएक्शंस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शंस किया। ओके, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं मिली इक्विवेलेंस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट विल बी आल्सो 19 मिली इक्विवेलेंस ऑफ HCl पहला रिएक्शंस में दैट इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये तो जानते हैं हम लोग। हाँ सर। इसका मिली इक्विवेलेंस, इसका मिली इक्विवेलेंस इक्वल होगा। इसका मिली इक्विवेलेंस कैसे निकालेंगे? मिली इक्विवेलेंस कैसे होता है? वेट अपॉन वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपॉन इसका इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट मतलब मॉलिक्यूलर वेट इसका बताओ, मॉलिक्यूलर वेट बताओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। देखो कितना हो जाएगा? कैल्शियम का कितना होता है? 40 होता है। OH का कितना होता है? 16 और 1 17, 17 34, ये कितना हो जाएगा बताओ? 40 3 70 और 74, 74। ये मोल हो गया। एन फैक्टर इसका बताओ। 2 होगा, 2 होगा एन फैक्टर। क्या यहाँ पर वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकाल सकते हो? वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बताओ। अच्छा एक चीज आओ, ये क्या चीज निकला बच्चे? ये जो निकला ये इक्विवेलेंट निकला। मिली इक्विवेलेंट यहाँ पर हम हाँ मिली इक्विवेलेंट करना पड़ेगा। तो ऐसे करते हैं ना बच्चे, यहाँ पर इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखते हैं 19 इंटू 10⁻³ लिखते हैं। ठीक, अब तो हो जाएगा। यहाँ पर इक्विवेलेंट कर दिया, ये भी इक्विवेलेंट है। यहाँ पर वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बताओ मुझे। और ये जो वेट निकालने के बाद जो परसेंटेज प्यूरिटी होता है, मैं पहले भी बताया था, कितना प्योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर है? अपॉन 50 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड into 100 अपॉन 50 इंटू 100, ये पहले भी बताया था। यहाँ पहले वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकाल कर बताओ मुझे।
आ गया, बन गया ना? हाँ सर। हाँ सर। चलो तो सेकंड क्वेश्चन लिखो। 1 ग्राम 1 ग्राम लिखो 1 ग्राम impure 1 ग्राम impure sodium carbonate impure sodium carbonate is dissolved in water 1 gram impure sodium carbonate is dissolved in water and volume of solution is made up to volume of solution is made up to 250 ml. Volume of solution is made up to 250 ml. Full stop. 250 ml 250 ml of this solution 250 ml of this solution, comma 250 ml of this solution, comma 50 ml of 0.1 normal HCl. 50 ml of 0.1 normal HCl is added. 50 ml of 0.1 normal HCl is added and the mixture after shaking well shaking मतलब मिलाना, shaking well comma required mixture after shaking well मतलब मिलाना, अच्छा तरह से मिलाने पर, comma required 10 ml of 0.1 normal NaOH solution. 10 ml of 0.1 normal NaOH solution for complete reactions. Calculate the percentage purity of the sample. Calculate the percentage purity of sample. Calculate the percentage purity of sample.
लिख लिए या क्वेश्चन और मैं एक बार पढ़ दूं? क्वेश्चन कंप्लीटली लिख लिए ना? हाँ सर। चलो एक बार ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन को, इतना बड़ा क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है, थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ो, सब चीज उसमें दिखेगा। जैसे हम पहले क्वेश्चन सॉल्व किए उसी तरह सेकंड क्वेश्चन भी होगा। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है कि पहले हम 250 ml का सॉल्यूशन बनाए और उसमें से फिर क्या किए, 50 ml लिए और उसके बाद हम लोग HCl के साथ रिएक्शंस कराए। HCl जो बच गया वो NaOH के साथ रिएक्शंस किया। तो सबसे पहले ये निकालो कि सेकेंड रिएक्शंस में HCl कितना यूज हुआ, फर्स्ट रिएक्शंस में कितना HCl यूज हुआ। टोटल तो दिया हुआ HCl कितना लिए आप, कितना HCl यूज हुआ वो निकाल लो। और दैट विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का मास आ जाएगा, वो भी 50 ग्राम में। मिली इक्विवेलेंस आ जाएगा, वो भी 50 ml में। और फिर उसके बाद 250 ml में कन्वर्ट कर लीजिए, कन्वर्ट करके फिर उसके बाद सॉल्व कीजिए उसको। जो कुछ अगर नए बच्चे हैं तो उनके लिए क्या है, ये आपको पता हो, ये सब सेशन सब आपका यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप वहाँ पर जाएं और लेक्चर को बैक जो होता है ना, बैक करके, बैक जितना भी बैक टू बैक लेक्चर्स पढ़ाएगा उसको देखें और उसके बाद ये लेक्चर्स को रिफर करें। अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा, एकाएक कोई बच्चा आकर ये लेक्चर देखेगा तो उसको समझ में कहाँ से आएगा। आई थिंक सो ये टोटल ये रिडॉक्स रिएक्शन का है, आई थिंक सो 11वां या 12वां क्लास है। कौन सा क्लास ये रिडॉक्स रिएक्शन का चल रहा है? हम्म, सर 11वां। 11वां। तो 11वां अगर कोई बच्चे यहाँ से देखेगा तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए आप थोड़ा सा पैसेंस रख के पिछले वाला लेक्चर बैक टू बैक करके देखें और उसके बाद ये लेक्चर्स को समझे तो जरूर आपको समझ में आएगा। अब ये लगता है एक आज या कल में ये क्लासेस खत्म भी होगा रिडॉक्स रिएक्शंस का, फिर उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। चलो ये हो गया, चलो हेल्प हम कर देते हैं कैसे करना है, क्या करना है। अच्छा बताओ, मिली इक्विवेलेंस ऑफ HCl लेफ्ट कितना बचा था? सर 4। 4 4। सर HCl लेफ्ट 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 1 1। 1 हाँ लेफ्ट 1। हाँ अच्छा लेफ्ट 1, यूज 0.1 नॉर्मल, लेफ्ट 1। चलो देखो। सर हाँ सोडियम कार्बोनेट का मोलार मास कितना है? अरे यार निकाल लो ना, मोलर मास याद कहाँ है। सोडियम का 23 होता है तो 46 हो जाएगा, बता देता हूँ। ये 46 हो जाएगा और प्लस कार्बन का 12 होता है और एक ऑक्सीजन का 16 तो 48। 100 कितना आ जाएगा, 8 10 16, हाँ 106 ऐसा आ जाएगा। हाँ 0.47%। 0.47%। पता नहीं, और देखो दूसरे कितना आ रहा है, मेरे पास आंसर नहीं है बच्चे। देखो यही हो रहा है बच्चे, देखो कि पहले हमने क्या किया, ये यहाँ पर समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हम 250 ml का सॉल्यूशन बनाए, ठीक। इस 250, ये पहले क्या था, इसमें हम 250 ml का सॉल्यूशन कैसे बनाए, 1 ग्राम इम्प्योर सोडियम कार्बोनेट को
सोडियम कार्बोनेट को ऐड किए और 250 ml का सॉल्यूशन बना लिया। ऐसा बोला गया बच्चे कि इसमें से हम क्या किए, 50 ml निकाल लिए। कंटेनर में था 250 ml सॉल्यूशन, हम 50 ml सॉल्यूशन निकाले और फिर क्या किया गया, इस 50 ml सॉल्यूशंस का हम HCl के साथ रिएक्शंस करवाएं, HCl के साथ रिएक्शंस करवाए, HCl के साथ रिएक्शंस करवाए तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना। ये बताओ कि कितना HCl कितना लिया गया था, बताओ कितना HCl लिया गया था बच्चे? 5 मिली इक्विवेलेंट। हाँ ये तो दिया गया है, ये कितना लिया गया, दैट इज मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, कहाँ ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, हाँ 5 आ जाएगा। 5 मिली इक्विवेलेंट लिया गया था भाई साहब। चलो और फिर क्या हो गया, यही HCl आपका एक्सेस में क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पता लगता है, ये जो HCl बचा रह गया ये फर्दर NaOH के साथ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करता है। तो इससे NaOH का मिली इक्विवेलेंट देने से हम HCl जो सेकेंड रिएक्शंस में यूज्ड हुआ ये पता कर सकते हैं। तो कितना हम बता सकते हैं, मिली इक्विवेलेंस ऑफ HCl जो कि सेकेंड रिएक्शंस में HCl लेफ्ट था, जो कि NaOH के साथ रिएक्शन कराया, वो कितना किया बताओ? 1 किया, 1 मिली इक्विवेलेंस ऑफ NaOH दैट इज 1। तो हाँ, इससे हमको पता लग जाएगा बच्चे कि मिली इक्विवेलेंस ऑफ HCl used in हाँ इन फर्स्ट रिएक्शन दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ? 4 मिली इक्विवेलेंट। 4 हो जाएगा, दैट इज 5 - 1 दैट इज 4 आ जाएगा। 4 मिली इक्विवेलेंट। हाँ 4 मिली इक्विवेलेंट आ जाएगा, दैट इज 5 - 1। अब ये बच्चे देखो हम ये लिख सकते हैं मिली इक्विवेलेंट ऑफ क्या जो भी आपका सोडियम कार्बोनेट, प्योर सोडियम कार्बोनेट इन कितना 50 ml बच्चे, ये 50 ml में कितना है 4 होगा, इन दोनों का मिली इक्विवेलेंस इक्वल होगा। ये 50 ml में मिली इक्विवेलेंस ऑफ कैल्शियम सोडियम कार्बोनेट 4 है। तो हम ये बता सकते हैं बच्चे की मिली इक्विवेलेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन 250 ml कितना होगा, यूनिटरी मेथड से बताओ जल्दी सा। ये 50 ml में 4 तो 5 मल्टीप्लाई करते हैं ना इसमें, तो इसमें 5 मल्टीप्लाई करो 20 आ जाएगा। ये 20 आ गए, यहाँ तक हम लोग पहुंच गए, यहाँ पर पहुंच गए तो हम क्या लिखेंगे 20 × 10⁻³ इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट अपॉन इसका इक्विवेलेंट वेट हम लोग मोलर मास इसका निकाल लिए हैं, n फैक्टर जानते हैं 2 होता है इसका, यहाँ से वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट निकलेगा और उसके बाद हम लोग परसेंटेज प्योरिटी में काम कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट अपॉन पूरा सैंपल का मास 1 ग्राम है इंटू 100। तो बैक टाइट्रेशन कैसे करना है ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसको लिखने के बाद आगे बढ़ते हैं, दैट इज लिखो डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन। थोड़ा सा एडवांस हो रहा है बच्चे, और ये सब मतलब अगर ये सब समझ में आ रहे हैं तो पीछे वाला चीज आपके लिए आपको अच्छा होना चाहिए, तब ये सब चीज आपको आसानी से समझ में आएगी। चलो डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन हेडिंग दे देना, डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन। देखो बच्चे ये वाला जो टॉपिक अभी पढ़ाऊंगा ना तो थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत होगा। इस टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा जब मैं आपको आयनिक इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा ना उसी में हम लोग थोड़ा एसिड बेस टाइट्रेशन की बात करते हैं, वहां पर कौन सा इंडिकेटर किसी रिएक्शंस के लिए सूटेबल होता है, ये सब वहां पर डिटेल डिस्कशन कराऊं। हाँ सर वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन 250 ml 1 से ज्यादा आ रहा है। हाँ सर 1 से ज्यादा आ रहा है। हाँ अच्छा तो ऐसा करो ना बच्चे, 1 से ज्यादा आ रहा है ना तो ये सैंपल को कर दो 5 ग्राम कर दो, और क्या 8 से तो कम ही आ रहा होगा। हाँ
अब ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब डाटा एग्जैक्ट डाटा रखते हैं ना तो आंसर सही आता है। अब डाटा थोड़ा गलत होगा तो वहां पर 5 ग्राम कर दो, फिर तो दिक्कत हाँ। नहीं होगा। नहीं सर। चलो, तो मैं ये बोल रहा था कि डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन थोड़ा सा दिक्कत आपको करेगा, क्योंकि हम एसिड बेस टाइट्रेशन को हम डिटेल स्टडी कब करते हैं, जब हम आपको केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा देते हैं, वहां पर हम डिस्कशन करते हैं कि कैसे किसी इंडिकेटर का पीआई वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये सब वगैरह वगैरह वहां पर हम डिस्कशन करेंगे। अभी जो बता रहा हूँ वहां पर, यहाँ पर ध्यान रखना, डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन हेडिंग दो पहले। देखो, दो तरह का इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर बहुत तरह का होता है, बट जो हम लोग के सिलेबस में मोस्टली जो इंडिकेटर यूज करते हैं, एक को बोलते हैं फिनोप्थलीन इंडिकेटर और दूसरे को बोलते हैं मिथाइल ऑरेंज बोलते हैं। मिथाइल ऑरेंज। हर एक इंडिकेटर 2 कलर शो करता है, पता है? जैसे अगर आपको फिनोप्थलीन इंडिकेटर के बारे में थोड़ा सा पता हो तो एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है और बेसिक मीडियम में क्या होगा तो सर बताएगा? पिंक। पिंक होगा। गुड, चले। पिंक होगा। इसी तरह मिथाइल ऑरेंज को एसिडिक मीडियम में कुछ अलग कलर होगा और बेसिक मीडियम में कुछ अलग कलर होगा। तो डबल इंडिकेटर, ये हेडिंग दे दिया ना, डबल, क्या हेडिंग बोले थे? दैट इज डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन। तो एक क्या है आपका? फिनोप्थलीन इंडिकेटर। ये ध्यान रखना बच्चे, फिनोप्थलीन इंडिकेटर का एक कलर ट्रांजिशन रेंज होता है। ये वैल्यू याद करना पड़ता है, एग्जाम में पूछता है। सीटीआर क्या होता है बच्चे? कलर ट्रांजिशन रेंज। ये लिख लो, कलर ट्रांजिशन रेंज। कलर ट्रांजिशन रेंज ये याद रखना। किसी को पता है कि व्हाट इज द कलर ट्रांजिशन रेंज ऑफ फिनोप्थलीन इंडिकेटर? एनीवन? चलो, इसको ऐसे याद रखोगे, 3310 मतलब 8.3 और 10 के बीच क्या होता है? ये जो फिनोप्थलीन इंडिकेटर है कलरलेस से पिंक बनता है, ऐसे समझो आप। मतलब 8.3 के पहले ये कलरलेस था, फिर उसके बाद क्या होगा? 8.3 से 10 के बीच वो धीरे धीरे क्या होगा? पिंक में कन्वर्ट होगा और 10 के बाद वो कंप्लीटली पिंक हो जाएगा। मतलब इस 8.3 से 10 के बीच क्या होता है? अपना कलर पिंक करता है। इस मिथाइल ऑरेंज का भी याद रखना। मिथाइल ऑरेंज इसका होता है 34, 3.2 से 4.4। ये इसका कलर ट्रांजिशन रेंज है। ये दोनों इंडिकेटर का सीटीआर वैल्यू याद होना चाहिए। अब जैसे ना बच्चे ये भी ध्यान रखना, कोई भी टाइट्रेशन, सर सीटीआर का फुल फॉर्म कलर ट्रांजिशन रेंज। इसी रेंज के बीच क्या होता है? इंडिकेटर कलर अपना चेंज मारता है। सूटेबल, उसके बाद नेक्स्ट लिखना बच्चे, सूटेबल इंडिकेटर। देखो, जैसे कोई भी टाइट्रेशन करते हैं ना बच्चे, उसके लिए कोई ना कोई एक सूटेबल इंडिकेटर होता है। यही इंडिकेटर का यूज करोगे तो क्या होगा? रिजल्ट अच्छा आएगा। मतलब सही टाइम पर इक्विवेलेंस पॉइंट पर इंडिकेटर अपना कलर चेंज करेगा। तो सूटेबल कैसे, किसी भी टाइट्रेशन के लिए कैसे हम कोई सा इंडिकेटर सेलेक्ट करते हैं? तो सूटेबल इंडिकेटर सेलेक्ट करने का क्या रूल होता है, ये देखो। लिखो, इसमें आप लिखो बच्चे, मिड पॉइंट ऑफ, इसमें लिखना मिड पॉइंट ऑफ CTR ऑफ इंडिकेटर, मिड पॉइंट ऑफ CTR ऑफ इंडिकेटर। कौन है जो म्यूट नहीं किए हैं? Midpoint of CTR of indicator is approximately equal to
pH at the equivalence point. Equivalence point. जैसे अगर मैं बात करूं कि फिनेथिलीन इंडिकेटर के लिए मीट पॉइंट ऑफ सीटीआर का वैल्यू क्या होगा बताओ। जैसे 10, ये 8 मान लो और ये 10 मान लो, ये इसका मीट कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मीट पॉइंट निकालते हैं ना, मीट पॉइंट 10 + 8/2 दैट इज मीट पॉइंट। इस इंडिकेटर के लिए मीट पॉइंट 9 होगा। अगर किसी 9.15 हाँ ये 9 जो भी हो, 9 पॉइंट अप्रोक्स 9 होगा। और इसके लिए कितना हो जाएगा, इसको 4 मान लो, इसको 3 मान लो, 7 मीन्स इसका मतलब 3.5 के आसपास होगा, 3.5 के आसपास होगा। तो ये मैं बोल रहा हूँ बच्चे, हाँ जो भी 3.8 चलो 3.8, ये मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी भी टाइट्रेशन के लिए अगर कोई टाइट्रेशन कर रहे हैं, उसके लिए कौन सा सूटेबल इंडिकेटर होगा ये पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, ये जो सीटीआर, मीड पॉइंट ऑफ सीटीआर ऑफ इंडिकेटर शुड बी इक्वल टू पीएच एट द इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है मैं बताया हूँ। इक्विवेलेंस पॉइंट पर जो पीएच आएगा और सीटीआर का वैल्यू, इंडिकेटर का सीटीआर का वैल्यू अगर अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ रहा है तो वही सूटेबल इंडिकेटर होगा पर्टिकुलर टाइट्रेशन के लिए। चलो, तो अभी हम लोग बात करते हैं बच्चे कि टाइट्रेशन। एक चीज ध्यान रखना यहाँ पर, ये जो कार्बोनिक एसिड होता है ना, ये कार्बोनिक एसिड होता है, ये एक क्या है, वीक डायबेसिक एसिड है। डायबेसिक एसिड है। इसका K1 का वैल्यू याद रखना, K1 का वैल्यू, K1 का वैल्यू 10⁻⁻7 होता है। रुक जाओ, 10⁻⁻7। और K2 का वैल्यू होता है, K2 का वैल्यू 10⁻11 होता है। जनरली K1 का वैल्यू हाई होता है। Ka क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज Ka? Ka क्या है? कोई केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा है तो जरूर बताएगा। Ka क्या होता है, किसी को याद है कुछ? Ka क्या है? चलो मैं बता देता हूँ। दिस इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड। इसी तरह K भी होता है, दैट इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस। बोलते हैं जितना ज्यादा K का वैल्यू हाई होगा उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। ये जरूर थोड़ा बहुत तो याद आ रहा होगा आपको कि हायर द वैल्यू ऑफ K एंड Kb स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड एंड बेस। तो अभी हम लोग क्या नेक्स्ट इसमें जो पढ़ना है हमको बच्चे कि टाइट्रेशन ऑफ, हेडिंग दो, टाइट्रेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट वर्सेस HCl। देखो इस तरह लिखने का मतलब जो होता है बच्चे कि हम लोग क्या करते हैं ना, HCl सोडियम कार्बोनेट वर्सेस HCl का मतलब होता है कि ये मेरा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, इसको हम ब्यूरेट में रखेंगे। जो बाद में लिखा जाता है ना उसको ब्यूरेट में रखा जाता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है। और ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसको हम कहाँ रखेंगे, इसको हम कहाँ रखेंगे, ये जो फ्लैश कंटेनर लोगे ना उसमें रखोगे। हाँ जो भी कंटेनर फ्लैश लोगे उसमें रखोगे आप इसको। अब इसमें ध्यान रखना बच्चे, थोड़ा सा अभी से मैं नॉलेज दूं। इसमें 2 आयंस है, एक Na+ आयंस है और एक कार्बोनेट आयन। ये आयनिक इक्विलिब्रियम से आपको समझ में आएगा। यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग आयन होता है वो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ओनली वीक आयन विल पार्टिसिपेट इन रिएक्शंस। ओनली इज कार्बोनेट आयन जो कि एक वीक आयन है। क्यों वीक आयन है? क्योंकि इसका जो पेरेंट एसिड है कार्बोनिक एसिड है, तो ये वीक आयन है। तो weak ion will participate in reactions. Weak ion will participate in hydrolysis. Strong ion will not participate in hydrolysis or reactions. Na+ strong ion क्यों है? क्योंकि इसका parent जो है that is NaOH. NaOH is a strong base. That's why Na+ is a strong ion. Carbonic acid is a weak acid. That's why carbonate ion is a weak ion.
अब इसमें क्या होता है बच्चे, देखो थोड़ा सा बताऊं आपको, ये लिख लिया ना, ये जो कार्बोनेट आयन होता है ये 2 स्टेप में रिएक्शन करता है। ये जो कार्बोनेट आयन होता है बच्चे, ये कार्बोनेट आयन ये HCl के साथ रिएक्शन करेगा। हम इन दोनों का टाइट्रेशन कराएंगे ना, तो रिएक्शन करेगा क्या, ये 2 स्टेप में करता है। पहले HCO3 माइनस बनाएगा और साथ ही साथ क्या बनाएगा बताओ, Cl माइनस। अगर सोडियम रहता तो NaCO3 खोल देते प्लस NaCl। ये पहला, जब इसका हम लोग क्या निकालते हैं ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं, एक नाम सुना होगा एम्फीप्रोटिक। एम्फीप्रोटिक, क्या कोई बताएगा एम्फीप्रोटिक को बोलते हैं? एम्फीप्रोटिक जो H+ दे सकता है और साथ ही देखो एम्फीप्रोटिक आयन क्या होता है बच्चे, एम्फीप्रोटिक आयन क्या होता है, जो जैसे इसकी बात करूंगा, ये एम्फीप्रोटिक आयन है। क्यों एम्फीप्रोटिक आयन है? क्योंकि ये H+ एक और H+ दे सकता है और साथ ही साथ एक H+ ले सकता है। अगर ये H+ देगा तो क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा? कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन। और अगर ये H+ लेगा तो क्या बनेगा? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड। गुड। तो दैट्स व्हाई इट इज एन एम्फीप्रोटिक आयन। एम्फीप्रोटिक आयन। और एम्फीप्रोटिक आयन का पीएच कैसे निकालते हैं बच्चे, ये भी मैं बताऊंगा वहां पर। वो दैट इज pK1 प्लस pK2 बाई 2 करते हैं। ये पीएच निकालने का फॉर्मूला होता है। किसी भी एम्फीप्रोटिक आयंस का पीएच हम इसी तरह निकालते हैं। इसका K1 का वैल्यू हम जानते हैं, अभी थोड़ा देर पहले बताते हैं, 10⁻⁻7 होता है और K2 का वैल्यू 10⁻11 होता है। तो कोई बताएगा pK1 का वैल्यू कितना होगा? अगर K1 का वैल्यू इतना है तो 7 होगा। पीएच के माइनस लॉग पीएच ऑफ 10 पर माइनस माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁷ दैट इज 7। तो क्या हो जाएगा बताओ, अप्रोक्सीमेटली 7 + 11/2। 7/2 ये कितना आएगा? ये 9। कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिनप्थलीन इंडिकेटर में कौन सुटेबल इंडिकेटर होगा बताओ, अगर पीएच आपका फेनोप्थेलिन। फेनोप्थेलिन। फिनप्थलीन इंडिकेटर। ओके गुड। तो इतना लिखने के बाद लिखो, एक पॉइंट लिख लो आप। लिख लीजिए, phenolphthalein is the shooter at first equivalence point. Phenolphthalein is the suitable indicator at first equivalence point. Equivalence point, पहला इक्विवेलेंस पॉइंट जब आएगा उस समय कौन, ओनली आप फिनप्थलीन इंडिकेटर लोगे। फिनप्थलीन इंडिकेटर दैट इज लिख लेना उसी में, दैट इज फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट इज डिडक्टेड बाय first equivalence point is deducted by phenolphthalein indicator. Deducted by phenolphthalein indicator. तो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट इज डिडक्टेड बाय
दैट इज फिनोप्थिलीन इंडिकेटर। उसके बाद देखो यहाँ पर देखिए, ये देखो अब ये SCO3 माइनस, ये बाइकार्बोनेट आयन फिर से क्या करेगा, HCl के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट कर कर क्या बनाएगा बताओ, रिएक्ट कर कर क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा और साथ ही साथ Cl माइनस आयन। ये पहला स्टेप हुआ। इस पहला फर्स्ट स्टेप को कौन डिडक्ट करेगा बताओ, फिनोप्थिलीन इंडिकेटर। सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट, ये सेकेंड रिएक्शन से सेकेंड स्टेप रिएक्शन का है। ये सेकेंड स्टेप जो है ना बच्चे, अब इसका जो पीएच होता है ना, हम जानते हैं एक वीक एसिड होता है, तो इसका जो पीएच होता है ये मैं बताता हूँ। ये पीएच इसका 5 और ये मैं बता रहा हूँ इसका पीएच 4-5 के बीच में होता है। अब ये बताओ बच्चे कि ये जो सेकेंड स्टेप है इसको कौन डिडक्ट करेगा, इन फिनोप्थिलीन इंडिकेटर और मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज। इसका जो मिथाइल ऑरेंज, तो ये भी लिखो। ये लिखने के बाद लिखो यहाँ पर सो मिथाइल ऑरेंज इज सुटेबल इंडिकेटर एट सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट। मिथाइल ऑरेंज इज सुटेबल इंडिकेटर एट सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट। Methyl orange is the suitable indicator at second equivalence point. That is second equivalence point. Second equivalence point will be deducted by methyl orange only. मिथाइल ऑरेंज को MEOH भी लिखते हैं, मिथाइल ऑरेंज वन। हाँ फिर से मिथाइल ऑरेंज को ब्रैकेट में लिख लेना बच्चे। मिथाइल ऑरेंज को MEOH भी बोला जाता है और फिनोप्थिलीन इंडिकेटर को लिख लेना बच्चे, HPH भी बोला जाता है। तो यहाँ पर मैं बोल रहा था, सो मिथाइल ऑरेंज इज द सुटेबल इंडिकेटर एट सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट। एट सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट that is second equivalence point is deducted by methyl orange only। तो अभी क्या समझा बच्चे, जब हम सोडियम कार्बोनेट का टाइट्रेशन HCl से कराएंगे तो पहला इक्विवेलेंस पॉइंट कौन डिडक्ट करेगा बताओ, फिनोप्थिलीन। तो ये याद रखना है, जब हम सोडियम कार्बोनेट का टाइट्रेशन HCl से कराते हैं तो पहला इक्विवेलेंस पॉइंट फिनोप्थिलीन डिडक्ट करता है और सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट इज डिडक्टेड बाय दैट इज मिथाइल ऑरेंज। ओके चलो, इतना तक तो दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसलिए मैं धीरे धीरे ले जा रहा हूँ आपको, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। उसके बाद लिखना, यही टाइट्रेशन करा रहे हैं बच्चे, ये सोडियम कार्बोनेट HCl का ही टाइट्रेशन करा रहे हैं। बट अभी हम क्या करेंगे ना, ओनली मिथाइल ऑरेंज या फिनोप्थिलीन इंडिकेटर यूज करेंगे तो क्या होगा ये देखना है अभी। यही आप सोडियम कार्बोनेट का टाइट्रेशन HCl से करा रहे हो। ओके, अब यहाँ पर पहला 2 केस बना रहा हूँ। पहला केस में लिखिए आप, ओनली मिथाइल ऑरेंज इज यूज, ओनली फिनोप्थिलीन इंडिकेटर यूज्ड। मतलब जब हम इसका टाइट्रेशन करा रहे हैं ना बच्चे, ओनली फिनोप्थिलीन इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, मिथाइल ऑरेंज यूज नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा। मतलब यही किया जा रहा है। अगर डायग्रामेटिक पॉइंट व्यू से देखा है तो इस तरह टाइट्रेशन हम कर रहे हैं। देखो बच्चे, ये रहा आपका ब्यूरेट। इस ब्यूरेट में क्या भरोगे बताओ, HCl भरोगे। और यहाँ पर रहा फ्लास्क, इस फ्लास्क में क्या रखोगे,
Na2CO3 ये Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है और यहाँ पर क्या ओनली क्या यूज कर रहे हो बच्चे, HPH यूज कर रहे हो, HPH यूज कर रहे हो, फिनोप्थलीन इंडिकेटर यूज कर रहे हो। हाँ, इसमें मिथाइल ऑरेंज नहीं डाले हैं। तो फिनोप्थलीन का काम क्या है बच्चे, ओनली फर्स्ट पॉइंट को डिडक्ट करता है। सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट कब आएगा पता ही नहीं चलेगा हमको, सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट को बता ही नहीं पाएगा, ओनली ये फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट को बता पाता है। तो रिएक्शन क्या होगा बच्चे, अगर हम सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन HCl से कराएंगे तो पहला स्टेप क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म होगा और प्लस जो भी NaCl, यही रिएक्शंस होगा, ये रिएक्शंस होगा। सेकेंड स्टेप का पता ही नहीं पाएगा। सेकेंड स्टेप इस को कौन डिडक्ट कर लेगा, ये जब रिएक्शंस होगा ना, जब इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा तो इसको फिनोप्थलीन डिडक्ट कर लेगा, बट सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट को डिडक्ट करने का अधिकार फिनोप्थलीन को नहीं है, ओनली मिथाइल ऑरेंज कर सकता है। तो ये रिएक्शन लिखने के बाद लिखें आप, at first equivalence point color change will be observed by, at first equivalence point color change will be observed, कलर चेंज ऑब्जर्व होगा। और ये सेकेंड स्टेप तो होगा ही, सेकेंड स्टेप को डिडक्ट करने के लिए कोई नहीं है, सेकेंड स्टेप यही होगा। अगर सेकेंड स्टेप लिखना हो तो देखो, ये रिएक्शन लिखो, इसको लिखने के बाद फिर बताता हूं मैं, लिखो सेकेंड स्टेप, ये पहला स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप और ये सेकेंड स्टेप है, लिख लेना सेकेंड स्टेप। लिखिए, सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट इज नॉट ऑब्जर्व, सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट इज नॉट ऑब्जर्व, नॉट ऑब्जर्व as it is deducted by, सर वो as it, H2CO3 होगा तो, हाँ H2C, अच्छा ये वाला, हाँ H2CO3 क्यों होगा बच्चे, Na2CO3 से Na2CO3 बनेगा। हाँ नहीं, बिल्कुल कहना सही है, दैट इज H2CO3 होगा, HTCO3 प्लस NaCl। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये एक H प्लस और दे रहा है ना, तो कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, बिल्कुल सही कहा, प्लस NaCl। तो मैं ये बोल रहा हूँ, इसके नीचे लिखे आप, सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट इज नॉट ऑब्जर्व, नॉट ऑब्जर्व, second equivalence point is not observed as it is deducted by, as it is deducted by MEOH, comma not by HPH। सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट डिडक्ट नहीं होगा, क्योंकि सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट को डिडक्ट करने के लिए मिथाइल ऑरेंज चाहिए, और यहाँ पर आप ओनली फिनोप्थलीन इंडिकेटर यूज कर रहे हो, तो सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं आएगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं, ओवरऑल क्या बोल सकते हैं बच्चे, ये ध्यान रखना कि जब आप ओनली फिनोप्थलीन इंडिकेटर यूज करोगे तो फिक्स 50% न्यूट्रलाइजेशन होगा। हमको सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट कब आया पता ही नहीं चला, तो हम बोलेंगे ये 50% न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही हो रहा है। ये समरी अभी यहाँ तक यही निकला कि जब आप ओनली फिनोप्थलीन इंडिकेटर यूज करोगे बच्चे तो क्या होगा, ये तो ओनली फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट को डिडक्ट करेगा, सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट कब आएगा पता ही नहीं चलेगा, तो हम बोलेंगे कि 50% न्यूट्रलाइजेशन हुआ है जब आप इसको टाइट्रेशन करोगे और फिनोप्थलीन इंडिकेटर यूज करोगे। तो यहाँ पर लिख लेना, दैट यहाँ पर लिखना इन प्रेजेंस ऑफ HPH ओनली, इन प्रेजेंस ऑफ फिनोप्थलीन इंडिकेटर, in presence of phenolphthalein indicator, comma only 50%,
only 50% neutralization will occur. Only 50% occur. Only 50% neutralization will occur. Only 50% neutralization will occur. Only 50% neutralization will occur. चलो इतना तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। हाँ सर। चलो ओके। अब उसके बाद लिखना सेकंड केस इसको ओनली मिथाइल ऑरेंज इज यूज्ड। हाँ बोलो सर वो HCl का Me2CO3 का बस डालने के बाद वो न्यूट्रलाइजेशन तो होगा, वो डिटेक्ट नहीं कर पाता हाँ डिडक्ट नहीं but- पर डिडक्ट, हाँ न्यूट्रलाइजेशन, देखो सुनो, न्यूट्रलाइजेशन तो होगा, बिल्कुल कहना सही है, बट हम डिडक्ट नहीं कर पा रहे हैं ना कि कब ये पूरा का पूरा HCl का बोतल आप इसमें डाल दोगे, पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए हम पता ही नहीं चलेगा, तो इसलिए हम बोलेंगे क्या बच्चे कि ओनली 50% न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। पता चल जाता तो हम इसको रोक देते, नहीं पता चल रहा है, पूरा का पूरा HCl का बोतल डाल दो, इसमें पता ही नहीं चलेगा। ओनली फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट ऑब्जर्व होगा, इसलिए 50% न्यूट्रलाइज। सो क्या? न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो चुका है बट मैं डिटेक्ट नहीं कर पाया था। हाँ डिडक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मान कर चलेंगे कि 50% न्यूट्रलाइजेशन ही ओनली हुआ है, समझा? ठीक है सर। क्योंकि ओनली हम 50% न्यूट्रलाइजेशन को ही डिडक्ट कर पा रहे हैं। अब वहां पर सेकंड केस लिखना, ओनली मिथाइल ऑरेंज इज यूज्ड फ्रॉम स्टार्टिंग। Only methyl orange is used from starting. मतलब सेकेंड केस में ओनली मिथाइल ऑरेंज, इस केस में तो अच्छा ये बताओ फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट डिडक्ट होगा? नहीं नहीं सर। हाँ, सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट डिडक्ट होगा, और जिस हाँ, समय ये हाँ। सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट डिडक्ट होगा, हाँ, उस सर। समय हम बोल सकते हैं कि मेरा 100% Complete न्यूट्रलाइजेशन हो गया। होगा, तभी हमको सेकेंड, हाँ 100% हो रहा है, तभी तो हमको मिल रहा है सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, 100% न्यूट्रलाइजेशन होगा। यहाँ पर बच्चे क्या लिखा देखो, यहाँ पर क्या है, ओनली मिथाइल ऑरेंज हम यूज कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट स्टेप तो यही होगा बच्चे, ये फर्स्ट स्टेप यही होगा। यहाँ पर लिख लेना, फर्स्ट स्टेप में लिख लीजिएगा, फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट will not be deducted. First equivalence point will not be deducted. फिर सेकंड क्या हो जाएगा बच्चे, ये सेकंड स्टेप है, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस NaCl, सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट डिडक्ट हो जाएगा। इसको लिखने के बाद लिख लीजिएगा, सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट will be deducted by methyl orange. Second equivalence point will be deducted by methyl orange. Lastly finally लिख लेना, in presence of MEOH, in presence of MEOH, comma 100% neutralization of sodium carbonate will occur. 100% neutralization of sodium carbonate will occur.
100% neutralization of sodium carbonate will occur. चलो बच्चे, अब हो गया। सर हाँ बोलो। फर्स्ट स्टेप तो डिटेक्ट नहीं कर पाया। सर 100% सर फर्स्ट स्टेप तो डिटेक्ट न्यूट्रलाइजेशन एक डिटेक्ट एक कर एक एक गया। करके एक एक करके एक एक करके क्या बोलना है कि सर अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि हाँ बोलो बोलो। सर सर मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट स्टेप तो 100% Na2 डिटेक्ट नहीं हुआ, फर्स्ट स्टेप तो डिडक्ट नहीं हुआ, बट बच्चे ये डिटेक्ट समझो नहीं ना। हुआ। हाँ, फर्स्ट स्टेप डिडक्ट नहीं हुआ, फर्स्ट स्टेप डिडक्ट नहीं हुआ और सेकेंड स्टेप डिडक्ट हो गया। अब ये बताओ बच्चे कि फर्स्ट स्टेप हुआ तभी तो सेकेंड स्टेप आया। हाँ अब ऐसा होगा बिना फर्स्ट स्टेप हुए हुए ही सेकेंड स्टेप आ गया हो, ऐसा तो नहीं होगा ना। नहीं नहीं हाँ हाँ जब सेकेंड स्टेप आया इसका मतलब होता है जरूर ये 100% रिएक्शन हुआ होगा। हाँ हाँ समझ गया ना। ओके ओके हाँ ओके सर। चलो ओके, तो अब यहाँ पर एक सर? टेबल बना रहा हूँ। हाँ बोलो बोलो। हाँ सर मैं बोल रहा हूँ जो ये तो यही मिथाइल ऑरेंज में ओनली यूज करने के बाद वो फर्स्ट स्टेप नहीं दिख रहा बट कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया, ये मैं समझ गया। तो सर हाँ दो दो इंडिकेटर यूज ना करके जो मिथाइल ऑरेंज का यूज के कुछ प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा बच्चे, बट यही होगा ना कि अगर किसी को फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट जानना हो तो पता नहीं लग पाएगा। अब ये हमको पता करना है बच्चे कि जब फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट आया तो कितना HCl यूज हुआ। अगर ये पता करना है कितना ml HCl यूज किया तो ये पता लग पाएगा क्या मिथाइल ऑरेंज से ओनली? नहीं 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 नहीं, उस केस में हमको मिथाइल ऑरेंज फिनाप्थिलीन लेंगे ही तभी हमको पता चल जाएगा कि फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट जब आया तो मेरा कितना ml HCl यूज हुआ। समझा? हाँ हाँ सर। चलो ओके, अब यहाँ पर एक टेबल बना रहा हूँ बच्चे, उस टेबल को याद रखना, वो टेबल आपको क्वेश्चंस बनाने में हेल्प करेगा। चलो देखो, इधर टेबल बना देना बच्चे, कंपाउंड का टेबल बना देना, इधर एक टेबल बना देना फिनाप्थिलीन का, रुक जाओ। और इधर बना देना मिथाइल ऑरेंज का। पहला लिख रहा हूँ बच्चे NaOH है, NaOH का टाइट्रेशन हम HCl से करा रहे हैं। तो देखो ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है और ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में ध्यान रखना बच्चे कि कोई भी इंडिकेटर उसके लिए सुटेबल होता है। चाहे आप इसको भी लो, फिनाप्थिलीन को लो तो भी 100% रिएक्शन होगा, चाहे आप मिथाइल ऑरेंज को लो तब पर भी 100% रिएक्शन होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए ऑल इंडिकेटर आर सुटेबल फॉर देम, ये आगे बताऊंगा, अभी से ही ध्यान रखें आप। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में हमको दिक्कत ही नहीं है, कोई भी इंडिकेटर लो काम हो जाएगा। उसके बाद दूसरा लिखना, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का टाइट्रेशन HCl से करा रहा हूं। और नेक्स्ट वाला है सोडियम कार्बोनेट का टाइट्रेशन HCl से करवा रहा हूं। अब ये बताओ कि जब फिनाप्थिलीन इंडिकेटर कराएंगे तो क्या बताओ, कोई रिएक्शन होगा? जब हम नहीं इस सर। केस में नहीं होगा, हम लोग बोलेंगे नो रिएक्शन। ये तो सेकेंड स्टेप है ना बच्चे, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे। ये सेकेंड स्टेप को तो ये डायरेक्ट ही नहीं कर पाता है। और अगर मिथाइल ऑरेंज लेंगे तो क्या होगा, 100% रिएक्शन होगा। समझ रहा है? हाँ सर। अब जब सोडियम कार्बोनेट वर्सेस HCl बताओ, जब फिनाप्थिलीन लोगे तो कितना परसेंट न्यूट्रलाइजेशन होगा? 50%। 50%। 50% बिल्कुल। और जब मिथाइल ऑरेंज लोगे तो 100%। अभी 100%। तो 50%। ये टेबल को ध्यान रखना।
और ये टेबल को ध्यान रखते हुए क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। टाइट्रेशन हार्ड नहीं होता है, उसको थोड़ा कंसेप्चुअली स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो इजी होता है, पर जनरली देखते हैं टाइट्रेशन जो बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं। ये पूरा एक्सपेरिमेंटल है, चीजें को थोड़ा थोड़ा हजम करने की कोशिश करो। क्वेश्चन लिखो 50 ml of a solution 50 ml of a solution containing 50 ml of a solution containing 0.01 mole 0.0 mole each of sodium carbonate, sodium hydrogen carbonate and NaOH was titrated with 0.1 normal HCl, 0.1 normal HCl, full stop. What will be the